नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद के निबंध साहित्य की प्रगति का प्रतिपाद्य या उद्देश्य। दोनों एक ही बात है। अगर प्रतिपाद्य पूछ लिया जाए तब भी आपको यही उत्तर लिखना है और अगर उद्देश्य पूछ लिया जाए तब भी आपको उत्तर यही लिखना है। देखिए, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल भी साहित्यिक झरोका के नाम से है, तो वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर साहित्य की प्रगति, ये मुंशी प्रेमचंद का एक उद्देश्यपूर्ण निबंध है। ये आप सब इसकी भूमिका में लिखेंगे। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1933 ईस्वी में हुआ। इस निबंध में उन्होंने साहित्य की उत्पत्ति, उसके विकास, उद्देश्य पर तथा जो शुद्धतावादी धारणा है, शुद्धतावादी धारणाओं के संदर्भ में प्रकाश डाला है। इस निबंध में प्रेमचंद ने सभ्यता के विकास के साथ साथ साहित्य की प्रगति पर विचार किया है। यानी क्रमानुसार जैसे जैसे समाज का विकास हुआ उसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य की प्रगति ने समाज को कैसे प्रभावित किया और समाज या सभ्यता के विकास ने साहित्य को कैसे प्रभावित किया, वो उन्होंने इसमें डाला है। लेखक ये मानते हैं कि साहित्य और दर्शन के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकता का पूरा होना अनिवार्य है। यानी हम साहित्य की बात करेंगे या हमारे जो विचारों का आगमन होगा वो कैसे होगा? जब हमारे जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाएगी। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान अगर हमारे पास होगा तब ही हम कुछ और सोचने के काबिल हो पाएंगे। इस निबंध के उद्देश्य को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम क्या बनाएंगे? मानव सभ्यता के विकास का चित्रण। देखिए, लेखक का ये मानना है कि आदिम युग में मनुष्य दिन रात भोजन और आवास की खोज में लगा रहता था। वह साहित्य तथा दर्शन से अनजान था, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था? भोजन को खोजना और रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना। इसका कारण यह है कि साहित्य और दर्शन एक सभ्य समाज के प्रतीक होते हैं। यानी साहित्य और दर्शन कहाँ उत्पन्न होगा? जहाँ समाज के लोग सभ्य तरीके से जीवन जी रहे होंगे। साहित्य और दर्शन की रचना उस समय होती है जब मनुष्य भोजन व अन्य जरूरी आवश्यकताओं की ओर से निश्चिंत होकर कुछ सोच विचार कर सके। लेखक निबंध में ये बताते हैं कि जैसे जैसे मानव जीवन में विकास हुआ वैसे ही साहित्य में भी प्रगति संभव हो पाई। तो ये इस निबंध का एक उद्देश्य हम ये मान सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास का चित्रण, यानी मानव सभ्यता से क्या जुड़ा हुआ है? साहित्य जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे साहित्य की भी प्रगति संभव हो पाई। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, शुद्धतावादी धारणाओं का विरोध। देखिए, इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि शुद्धतावादियों ने अनेक पुस्तकालय जला दिए, संगीतज्ञों को देश से बाहर निकाल दिया। तीर्थ स्थानों पर होने वाला भेदभाव भी इन्हीं की देन है। शुद्धतावादियों ने राष्ट्र की प्रगति में अनेक अड़चनें पैदा की। शुद्धतावादी घमंडी और स्वार्थी लोगों को महत्व देते हैं। यौन संबंधों, सेक्स के प्रश्न पर तो ये आपे से बाहर हो जाते हैं तथा किसी का भी जीवन नष्ट करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। वे भोग को अक्षम्य अपराध मानते हैं। शुद्धतावादी किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो भोग विलास करने वाले हैं उनको वो क्षमा नहीं कर सकते। इसका प्रमाण क्या है कि कई विधवाओं को उन्होंने कलंकित किया। पुरुष स्वयं चाहे कुछ भी करे, परंतु अगर उसकी पत्नी उसका विरोध करती है अथवा उसी के समान आचरण करती है तो वह उसे कठोर से कठोर दंड दे सकता है। शुद्धतावादी धारणाओं ने नारी का भी सख्त विरोध किया है। अतः कह सकते हैं कि इस निबंध में लेखक की जो मूल दृष्टि है ये शुद्धतावादी साहित्य में शुद्धतावादी धारणाओं का विरोध करने की ओर भी रही है, क्योंकि लेखक को शुद्धतावादियों की कठोरता, जो कि क्रूरता की सीमा तक बढ़ी हुई है, ये साहित्य की प्रगति में बाधा प्रतीत होती है। देखिए, जो स्वयं को शुद्धतावादी धारणाओं से युक्त मानते हैं, जो समाज के उच्च वर्ग निम्न वर्ग का विभाजन करते हैं, जो विधवाओं का सम्मान नहीं करते, स्त्रियों को समान दर्जा नहीं देते या स्वयं को बहुत उच्च श्रेणी का बुद्धिमान जीव समझते हैं, उनके प्रति प्रेमचंद की धारणा रही है कि उन्होंने देश को या हमारे समाज को रूढ़िवादिता से ग्रस्त कर दिया है, तो उनका ये विरोध करते हैं इस निबंध के माध्यम से। दूसरा है सामाजिक विद्रोह का चित्रण। देखिए, विकसित समाज को व्यवस्थित करने के लिए अनेक योजना, सिद्धांत और नियम बनाए गए, क्योंकि जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा था वैसे वैसे उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। परंतु समय परिवर्तन के साथ यह नियम और सिद्धांत
रूढ़िवादिता में परिवर्तित होते चले गए। विकसित समाज इन नियमों का त्याग करने लगा क्योंकि वो बदलते हुए जमाने के साथ चलने वाले नियम नहीं थे, उनको मान्यता नहीं दी जा सकती थी, वो रूढ़िवादिता में शामिल हो गए थे। मानव के द्वारा इन नियमों को त्यागने के कारण समाज में अत्याचार और शोषण के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनपने लगी, क्योंकि इन नियमों को अगर हम मान कर चले तो इन नियमों के कारण समाज में अत्याचार और शोषण के विरुद्ध जो भाव है वो सामने आना निश्चित है। क्योंकि अगर हम इन नियमों का त्याग करेंगे तो निश्चित है कि एक परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन सामाजिक विद्रोह के रूप में सामने आएगा। तो उसका चित्रण भी इन्होंने किया है। दूसरा है साहित्य के द्वारा आनंद की प्राप्ति। देखिए, लेखक ये मानते हैं कि साहित्य में दूसरों को आनंद प्रदान करने की योग्यता है। यानी साहित्य के माध्यम से हम प्रसन्न रह भी सकते हैं और दूसरों को प्रसन्नता दे भी सकते हैं। साहित्य मनुष्य के केवल उन गुणों, दृष्टि, विचार का मिश्रित रूप है जो केवल सुंदर ही दिखता है, उदारता से परिपूर्ण है, दूसरों को आदर व सम्मान देने वाला है तथा मनुष्य को आनंद प्रदान करता है। साहित्य रूपी मूर्ति की गोद में बैठने का अधिकार केवल उन लोगों का है जिनका कोई आश्रय नहीं, जो इतने पतित हैं कि कोई उन्हें अपने पास भी फटकने नहीं देता, जो संसार में केवल अपमानित ही होते आए हैं, परंतु ऐसे लोगों को साहित्य अपनाकर उन्हें आनंद देने का कार्य करता है। देखिए, प्रेमचंद सर्वहारा वर्ग के लेखक कहे जा सकते हैं या मजदूर निम्न गरीब वर्ग के लेखक कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उस वर्ग का जो किसान मजदूर है या जो खेतीहर मजदूर कह सकते हैं या जो कहीं पर बहुत छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा है, जिसको समाज ने अनदेखा कर दिया है, उस वर्ग के लेखक हैं। तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि साहित्य के माध्यम से हम उस व्यक्ति विशेष को आनंद दे सकते हैं जिसको कोई सहारा देने को तैयार नहीं है, जिसको लोग पतित समझते हैं, पापी समझते हैं, उसे अपने पास भी नहीं आने देते, निम्न जाति का समझते हैं या उसे अपमान अनुभव करवाते हैं। ऐसे लोगों को साहित्य के माध्यम से, क्योंकि साहित्य में जब उन पात्रों को जगह मिलेगी, स्थान मिलेगी, उनके जीवन घटनाक्रम का चित्रण प्रेमचंद जैसे लेखकों की कलम से होगा, तो उनके जीवन में भी आनंद का आगमन संभव है। तो इसीलिए साहित्य के द्वारा आनंद की प्राप्ति, इस निबंध के माध्यम से इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है कि साहित्य के माध्यम से हम इस वर्ग को भी आनंद दे सकते हैं जिसको समाज ने अनदेखा कर दिया है। साहित्य की ईश्वर से विमुखता। देखिए, पहले जो साहित्य लिखा जाता था, जैसे भक्तिकालीन साहित्य की अगर बात करें, तो वो ईश्वर से विमुख नहीं है, वो ईश्वर के प्रति समर्पित भाव लिखते हैं। लेकिन वर्तमान युग के साहित्य में किसी ईश्वरीय अवतार को नहीं माना गया, जैसा कि भक्ति काल में था। साहित्य के ईश्वर से विमुख होने का कारण यह है कि ईश्वर के नाम पर पंडों, पुजारियों, महंतों ने बहुत ही ज्यादा अत्याचार, अन्याय और दुराचार किए हैं और आज भी कर रहे हैं। उनके इस बुरे व्यवहार को साहित्य में स्थान नहीं दिया जा सकता। इसीलिए साहित्य क्या कर रहा है, ईश्वर से विमुख हो रहा है। जो लेखक है वो, देखिए, आधुनिक काल के अगर लेखकों को या कवियों को हम देखें तो उन्होंने ईश्वर को अनदेखा किया है या ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया है। उसका कारण क्या है कि सामाजिक जो दुराचार हो रहे हैं, जो जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ढोंग आडंबर फैल रहे हैं, ये मानते हैं कि अगर ईश्वर होता तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो ईश्वर से विमुख है। अगला जो पॉइंट हम बना सकते हैं वो है, इस लेखक ने इस निबंध के माध्यम से स्वच्छंद प्रेम का विरोध किया। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र प्रेम। स्वतंत्र प्रेम वैसे देखा जाए तो पाश्चात्य साहित्य की देन है, लेकिन भारतीय सभ्यता के ये अनुकूल नहीं है, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक ने निबंध के माध्यम से स्वच्छंद प्रेम के प्रति अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। उनका मानना है कि प्रेम कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं, बल्कि वो तो एक महान और पवित्र भावना है जो पुरुष व स्त्री दोनों के आत्मसमर्पण पर टिका हुआ है। पाश्चात्य समाज पर व्यंग्य करते हुए प्रेमचंद कहते हैं कि यूरोप के साम्राज्यवादी देश संसार का सारा धन अपने पास एकत्र कर चुके हैं और वह किसी प्रकार के संकटों से निश्चिंत हैं, कि उनके जीवन में संकट नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, सुख है, सुविधाएं हैं।
और जो व्यक्ति सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त है, यदि वह भोग विलास में कामुकता की ओर आकर्षित होता है तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इसलिए प्रेमचंद ये मानते हैं कि भारतीय सभ्यता के ये अनुकूल नहीं है। जो स्वच्छंद प्रेम का भाव है ये तो एक उच्च भावना है, महान भावना है, पवित्र भावना है और आत्मसमर्पण पर टिकी हुई भावना है। इसीलिए भारतीय सभ्यता में इस विचार को लागू करना सही नहीं मानते, ये उचित नहीं मानते, क्योंकि ये पाश्चात्य सभ्यता की देन है, पाश्चात्य विचारों से प्रभावित है। इसीलिए ये स्वच्छंद प्रेम का विरोध करते हैं। तो इस तरह से आप जो साहित्य की प्रगति निबंध है उसको आधार बनाकर इन बिंदुओं के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अंत में निष्कर्ष आप यहाँ पर जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।